हर 1000 जिंदा बच्चों में 62 से या 60 से 70 बच्चे 5 साल से कम उम्र में फौत हो जाते हैं। ये वो बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। सबसे कॉमन कॉज, सबसे आम वजह जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा मरते हैं वो नमूनिया है। उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है। एक तो हमारा बैलेंस डाइट नहीं है, दूसरा इधर मदर फीडिंग का रुझान ही नहीं है। तो हमारे बच्चों में एक चीज़ होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, उनकी डिफिशियंसी हो जाती है। वो जरासीम जो आपके लिए कुछ नहीं है वो एक बच्चे के लिए बड़े मुअज्जिर साबित हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ी गलत बात है। बच्चे को फ्लू हुई, उसका हल एंटीबायोटिक है। बच्चे ने सांस तेज ली, उसका हल एंटीबायोटिक है। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर हियर अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ डॉग टॉक। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक, जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और ख़ास तौर पे जो बच्चे संगीन बीमारी में मुब्तला होते हैं उनके साथ ये डील कर रहे होते हैं। डॉक्टर तारिक पिम्स में होते हैं। और डॉक्टर तारिक, आजकल तो आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे होंगे नमूनिया के। जनवरी के मंथ में तो जितनी दफ़ा भी हमने टेलीविज़न ऑन किया है और न्यूज़ हमने देखी है तो उसमें यही ख़बरें आती रही हैं कि बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। नमूनिया इतना ज़्यादा हो रहा है कि हर रोज़ तकरीबन 1000 बच्चे अस्पतालों में दाखिल होने के लिए आ रहे हैं और तकरीबन 10 से 15 बच्चे तो शुरू के दिनों में रिपोर्ट आई थी कि डेली फोत हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बच के माशाल्लाह ठीक होके अपने घरों को चले गए। उन सब की फैमिलीज़ भी कितना मुतासिर हुई। और वो बच्चे जो कि हमारे साथ अब नहीं हैं उनकी फैमिलीज़ तो बहुत ज़्यादा दुख में होंगी। तो ये सारा जो मसला है ये क्या हर साल इसी तरह पाकिस्तान में इन सर्दियों के महीनों में आ जाता है या इस साल कुछ स्पेशल ये ज़्यादा फिगर्स हैं जो कि हम देख रहे हैं? थैंक यू डॉक्टर इसफा। सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान दुनिया की उन चंद ममालिक में शामिल है जिसमें 5 साल से कम बच्चे बहुत ज़्यादा मरते हैं। रेलेवेंट डेटा जो 2017-18 और फिर 20-22 का है उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान में 62 से 70 तक बच्चे 5 साल से कम उम्र में, हर 1000 जिंदा बच्चों में 62 से या 60 से 70 बच्चे 5 साल से कम उम्र में फौत हो जाते हैं। ये वो बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जिनके बचपन पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती लेकिन वो मर जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन बदकिस्मत ममालिक में शामिल है। कितना लॉस है ये, कितना लॉस है। और इसमें सबसे जो कॉमन काजेज़ है, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को बोलते हैं और इसलिए बोलते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे इन्फेक्शियस डिजीज़ से मरते हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, जो ऐसी चीज़ें नहीं है जो प्रिवेंट हम नहीं कर सकते। और उसमें सबसे कॉमन काज हमारे बच्चे, ये तो सर्दियाँ हैं तो हमें नमूनिया की ज़्यादा फिक्र पड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान के मुल्क में गर्मियों में भी सर्दियों में भी हर मौसम में बच्चे नमूनिया से मरते हैं। और तक सबसे कॉमन कॉज, सबसे आम वजह जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा मरते हैं वो नमूनिया है। और दूसरे नंबर पे पेचस है, डायरिया जिसको हम कहते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बच्चा खुद ठीक है और जरासीम आके उसको बीमार करें। अगर आप जरासीमों की इस इन्फेक्शन को रोक दें तो बच्चे बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत डिलेमा है, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, स्पेशली इस मुल्क के लेजिस्लेटर्स के लिए, इस मुल्क के कानूनदानों के लिए और इस मुल्क के हेल्थ स्पेशलिस्ट के लिए। और बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, बच्चों के स्पेशलिस्ट होने के नाते हमारे लिए जो कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं और कुछ इस मुल्क में हेल्थ पे बजट न लगाने का एक बड़ा वजह ये भी है कि इस मुल्क में इसलिए बच्चे मर रहे हैं। आते हैं इस आपने जो सवाल किया कि सर्दियों में क्या हो रहा है, तो बेसिकली इस सर्दियों में केसेस बड़ी ज़्यादा हो जाते हैं और स्पेशली हर साल इसी तरह सर्दियों में होता है, लेकिन इस सर्दियों में थोड़ा सा और भी ज़्यादा हो गया और इस वजह से कि इस सर्दियों में बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही। और जो स्मोक का एलिमेंट है, क्योंकि स्मोक, बाज़ लोग पूछते हैं कि स्मोक क्यों रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ज़्यादा करता है, क्योंकि स्मोक में सारा पोल्यूटेंट्स होते हैं। चाहे वो हमारे इवन इस्लामाबाद जैसी सिटी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा ख़राब हो गया है। वो शहर जिसको बड़ा ग्रीन शहर कहा जाता था, वो इस वजह से कि बहुत से पोल्यूटेंट्स जो ट्रैफिक की गाड़ियों की वजह से, जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जो वैसे हमारा सारा सिस्टम है निकासी आपका ये ख़राब है, वो पोल्यूटेंट्स हवा में मुअल्लिक रह जाते हैं स्मोक की वजह से। विजिबिलिटी भी हम देख सकते हैं, बिल्कुल विजिबिलिटी, और इवन हमारी जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है और वो मुअल्लिक रह जाते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स है वो हर वक्त हवा में होते हैं और किसी भी वक्त एक बंदा कांस लेता है तो उसके जो पार्टिकल्स है, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हम डॉक्टर्स कहते हैं, मतलब जो छोटी छोटी ओन है, वो हमें हर वक्त हवा में मुअल्लिक होते हैं और दूसरे बंदे को इफेक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा वजह है। और तीसरी बड़ा वजह ये है कि बड़े जो है इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं। जिस तरह मैं हूँ और आप हैं, हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट हैं, हम इन वायरसेस और नमूनियाज को बॉडी रिस्पॉन्स कर देती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं और स्पेशली 1 साल से कम बच्चे, और दो कि मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन वो बड़ी भी जो 60 साल से ऊपर होते हैं,
फिर वो ऐसी लाइफ स्टेज के ऐसे उसमें होते हैं कि वो उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है और फायदेत इतनी है नहीं कि वो फाइट कर सकें, उससे ज़्यादा जरासीमों के अटैक हो रहे हैं। ऐसा ही है, उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। एक तो हमारा बैलेंस डाइट नहीं है, दूसरा इधर मदर फीडिंग का रुझान ही नहीं है, तो हमारे बच्चों में एक चीज़ होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, उनकी डिफिशियंसी हो जाती है, स्पेशली जो इन्फेंट्स होते हैं। और ओ इन्फ्लुएंजा, ORSV जो वायरसेस के नाम है, ठीक है, वो जो एक बड़े बंदे को सिर्फ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, बच्चों को फुल ब्लोन नमूनियास करा लेते हैं और उन बच्चों को फिर वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होती है। और क्योंकि हेल्थ इस मुल्क में एक डिलेमा है और ICUs अवेलेबल नहीं है, इवन लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि डॉक्टर साहब प्राइवेट सेंटर्स में भी ICUs में बेड नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और हमारे हेल्थ पे बहुत कम, हम देखें अपने बजट को, तकरीबन फेडरल में 20 बिलियन रुपीज़ वाज जस्ट यूज्ड फॉर हेल्थ, और वो भी आधे से ज़्यादा लोगों की तनख्वाहों में चली जाती है। तो इस मुल्क में एक डिलेमा है कि लोगों को फिर प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो उस वजह से हमारे डेथ रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। तकरीबन लास्ट मंथ डेली बेसिस पे सैकड़ों बच्चे मर गए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और स्पेशली इस्लामाबाद में नमूनिया की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है इस मुल्क के लिए। वेरी सैड। आपको क्या लगता है, वेदर वी कैन जस्ट ब्लेम द वेदर फॉर दिस, या कुछ और भी इसके पीछे मुहर्रिकात हैं? आपको लगता है कुछ इकनॉमिकल कॉजेज़ भी, सोशो इकनॉमिकल भी इसमें हैं? जो बच्चे ज़्यादा गरीब ख़ानदानों से बिलोंग कर रहे हैं, क्या उनके लिए हालात थोड़े मुश्किल हैं? क्या वहाँ पे गैस का ना होना, बिजली के इलेक्ट्रिक हीटर्स का ना होना, या कपड़ों का कम मुहैया होना, या गर्मी उस तरह से नहीं होती, या वालिदैन के ख्याल रखने में किसी सोशो इकनॉमिकली अच्छे बैकग्राउंड के भी अगर पेशेंट्स हों, तो क्या आपने ज़्यादा पेशेंट्स की हिस्ट्री में और इसमें देखा है? बिल्कुल, आप बजा फरमा रही है। सिर्फ ये वजह नहीं है कि वेदर मसला है, वेदर उसको एग्जैसरबेट, हम इसके कहते हैं वेदर इस मामलात को पेचीदा बना देता है, लेकिन इसमें बहुत बड़े मुहर्रिकात है। इवन बाज़ औक़ात आप हेल्थ को पैसों से भी नहीं ख़रीद सकते, चाहे आप बहुत अफोर्डिंग हो, चाहे आपका बहुत अमीर हो, लेकिन हेल्थ उसको भी नहीं देखती। सबसे बड़ा वजह स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, हमारे मुल्क में WHO के मुताबिक, यूनिसेफ जो दुनिया का एक स्टैंडर्ड इदारा है, सिर्फ 30 to 40% मदर्स अपने बच्चों को अपना फीड देती है। अब फार्मूला मिल्क इस मुल्क में इतना रुझान बढ़ गया है, और हमारे जो बड़े हैं आबा अजदाद, अक्सर मैं सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि आपके बेटे की जो आपका दूध है आपके बच्चे के लिए जहरीला है। ये एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, बहुत गलत कंसेप्ट्स हैं। तो सैड, वैसे मैं हैरान हूँ कि ये भी एक प्रेवलेंट बिलीफ है। बिल्कुल प्रेवलेंट है। मेरे पास ऐसे मरीज भी आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब कि मेरी दूध में चवेंटी डाल के मर गई। तो आप भी जब दरिया में चलाक लगाओगे तो मरोगी, तो उसके लिए तो दरिया होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेहतरीन इनिशियल चीज़ इम्यूनिटी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग होता है, माँ का दूध। इसका कोई नेमुल बदल इस दुनिया में है नहीं, चाहे कोई अच्छी कंपनी का दूध हो, बुरी कंपनी का दूध हो, जो भी हो। तो सबसे गरीब के साथ तो माँ का फीड है, लेकिन इन बुरे आदतों की वजह से हम अपने बच्चों को फीड नहीं करा रहे। 30% to 40% मदर्स अपने बच्चों को फीड कराती है। ये एक बहुत कम है। अच्छा, बहुत से कम्युनिटी स्पेशली पठानों में या हर उसमें गुट्टी पिला देती है, कहवे बच्चों को पिला रहे होते हैं, कोई डोडे पिला रहा होता है, कोई चाय पिला रहा होता है। ऐसी अजीब अजीब कंसेप्ट से इस मुल्क है, बड़ी ज्यादती है, बड़ी ज्यादती है। जो आपके पास अमानत है जो मदर को दी गई है कि ब्रेस्ट फीड ये आपने बच्चे तक पहुंचाना है। दूसरा ये कि वो माँ जिस एनवायरनमेंट में रह रही है, उस जगह पे जिस किस्म के जरासीम होंगे, उस माँ के अंदर उसकी एक किस्म की दवाई ऑलरेडी मौजूद है जो वो बच्चे को ट्रांसमिट कर रही है। चाहे वो जहाँ रह रही है, वहाँ के जरासीम का बच्चा, वहाँ पे जहाँ जरासीम जिस किस्म के हैं, बच्चा उससे महफूज हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। एज अ डॉक्टर हम देखते हैं सबसे जो हाइजीन वाला चीज़ है, अपने माँ के ब्रेस्ट से फीड, छाती से फीड लेना है। हम देखते हैं बॉटल सख्त सरकुला हुआ, इधर उधर नीचे गिर गया, दोबारा लाया। इस मुल्क में गरीब है हम, न गैस है, न बिजली है, न बार बार गर्म कर सकते हैं, न हाइजीन केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग आती है कि इस मुल्क में नहीं है। एज अ डॉक्टर तो मैं सब माओ को रिक्वेस्ट करूँगा, जो मिथ्स है काइंडली, जो लोगों के ख्यालात है, इसको तब्दील करें, बच्चों को अपना फीड पिलाए। हम जो डिस्कस करें, जिन बच्चों को फीड मिलती है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। वो जो दूधों पे पैसे लगाते हैं, जो बाकी चीज़ों पे, ये मदर पे लगाएं, उसको अच्छा खुराक दे ताकि और भी वो चीज़ें उन पे खर्चा करें और उनको ये चीज़ें खिलाएं। दूसरी जो सबसे इस कौम के साथ है, इस मुल्क के साथ है, क्योंकि हमारी तालीम थोड़ी सी, मैं कमी कहूँगा कि हमारे जो मजहबी फैक्टर है इस चीज़ में बड़ा मसला कर रही है कि दो के बहुत से फितवी भी आ चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी इन्वॉल्व करना चाहिए। वैक्सीनेशन बहुत बड़ा एक डिलेमा है इस मुल्क में। दो के WHO और इनकी डोनर्स के थ्रू पाकिस्तान में 11-12 किस्म बीमारियों की फ्री वैक्सीनेशन होती है, जिसमें नमूनिया की सबसे कॉमन कॉज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, एक बैक्टीरिया है जो बड़ा लीथल होता है।
और एच इन्फ्लुएंजा, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हम बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कराते। इस दौरे जदीद में जहां दुनिया कितनी आगे चली गई है, 2024 में भी आपको माएँ आ जाती है इस्लामाबाद में होते भी हुए, वो कहते हैं हाँ हमने वैक्सीनेशन नहीं कराई। एज अ डॉक्टर आप समझते हो कि दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर कि बच्चों को हम वैक्सीनेट नहीं कराते। सबसे बड़ी डिलेमा एक ये चीज़ है कि अगर ये बहुत आसान है कि बहुत सारे ऐसे हिफाजती इदारे खुल चुके हैं हिफाजती टीकों के, जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो इंजेक्शन लगा सकते हैं आपके बच्चे को। हाँ। अगर आप उधर जाएं, अपना कार्ड बनवाएं, उसके बाद आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, आप आके टीके लगवाएं। हर बीचू, हर गांव में बीचू है, हर इलाकों में RHC है। जितना भी मैं रिमोट कंट्रोल्स एरिया में भी जाए, BHU और RHCs है, और हर जगह ये फ्री वैक्सीनेशन होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं। कुछ लोग ये अफवाहें फैलाते हैं कि वैक्सीन बच्चों को ना लगाए, इससे बच्चे कम हो जाएंगे। आपने पाकिस्तान की आबादी क्या करना है? पाकिस्तान की आबादी, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिससे 3 to 4 टाइम्स उनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है। तो शायद जो आदाद शुमार बता रहे हैं 10-15 साल बाद हम दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी आबादी वाले मुल्क बन जाएंगे। लेकिन स्टिल ये वैक्सीन इसमें बिल्कुल भी ये नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ डॉक्टर मैं सबसे पहले खुद अपने बच्चों को वैक्सीनेशन मैंने सारे की है, तो मैं दूसरे के बच्चों को कैसे एडवाइस करता है। कुछ लोग ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं, जो कम इल्म वाले लोग हैं, कि डॉक्टर्स खुद अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाते। कोई भी डॉक्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने तजुर्बे में नहीं देखा कि वो अपने बच्चों को इस वजह से वैक्सीनेट नहीं कराएगा। मुझे लगता है कि जितने पढ़े लिखे अफराद हैं उनको ज़्यादा अच्छा ये इल्म होता है और वो ज़्यादा बच्चों की केयर करते हैं और जाके लगवाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो काइंडली अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें। तीसरा, हाइजीन, हाथ। सबसे बेहतर बात हाथों की सफाई। दुनिया कितने आगे चली गई है, और सबसे बेहतरीन हमें इस्लाम मज़हब यही देता है कि 5 वक्त नमाज हम पढ़ते हैं। सबसे बेहतरीन हैंड हाइजीन। और ये ज़रूरत नहीं है कि हैंड वॉश हो, ये हो। लोग अक्सर सिंपल आम साबुन, अगर साबुन भी ना हो, सिंपल आम पानी से, जो बम्बे का पानी होता है, उसे आप हैंड वॉश करें। धोने और ना धोने में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो वो जरासीम जो आपके लिए कुछ नहीं है, वो एक बच्चे के लिए बड़े मुअज्जिर साबित हो सकते हैं। तो हैंड वॉश पे आ जाए। और अगर कोई बच्चे को मसला हो रहा है, वैक्सीनेशन और इन चीज़ों के बावजूद भी कोई मसला हो रहा है, तो आप किसी भी डॉक्टर को नज़दीक दिखाएं क्या मसला है क्या नहीं है, ताकि वो टाइम पे ट्रीट हो सके। बच्चे इतने बीमार हो गए कि उनको दाखिल होना पड़ा। दाखिले बाजू का तो वार्ड्स में किए जाते हैं, वार्ड्स भर गए हैं, ये खबरों में दिखा रहे होते हैं पूरे पूरे वार्ड्स भरे हुए हैं, जगह नहीं है। आप खुद भी बता रहे हैं कि ICU भी भर चुके हैं। तो बच्चे इतने ज़्यादा संगीन बीमारी तक पहुँच जाते हैं जब तक वो घर ही में होते हैं। वालिदैन ऐसे क्या शुरू में साइंस हैं जो बच्चों के अंदर, उनको ऐसी कौन सी चीज़ें नज़र आएँ कि वो जल्दी से डॉक्टर के पास पहले उनको ले जाएं ताकि वो इतनी संगीन बीमारी तक पहुंचे ही ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें गलती हमारे हेल्थ सिस्टम की भी है, और एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। हमारे लोकल कम्युनिटीज़ में जो हजरात होते हैं वो बच्चों को बहुत गलत डील करते हैं। उनको लगता है कि बच्चे को बुखार हुआ या बच्चे को कोई मसला हुआ, इसका हल एंटीबायोटिक है, और ये बहुत बड़ी गलत बात है। बच्चे को फ्लू हुई, उसका हल एंटीबायोटिक है। बच्चे ने सांस तीज ली, उसका हल एंटीबायोटिक है। बच्चे को कुछ भी नहीं है, उसका हल एंटीबायोटिक और स्टीराइड है। यही जो सबसे बड़ी डिलेमा होती है, क्योंकि बच्चा इनिशियल स्टेजेस में अक्सर GP के साथ, जिसको हम जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं, उसके साथ प्रेजेंट करता है, और अक्सर गाँव मोहल्ले में जहाँ ना हो कोई टेक्नीशियंस के साथ प्रेजेंट करता है, और इनको गलत गाइड कर लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि इस बच्चे को क्या ट्रीट करना है, जो उसमें डेंजर साइंस है। जिस तरह आपने कहा, जब भी बच्चे को, हमें इसको डिवाइड करना चाहिए अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। जब बच्चे के नतने फैल रहे हो, बच्चे को तेज़ बुखार हो, मुसलसल उल्टी हो रही हो, बच्चा गनूदगी में मुब्तला हो, बच्चे के सांस तेज़ ले रहे हो, बच्चे की छाती से आवाज़ें आ रही हों जो आप खुद भी सुन रहे हो, और ऐसा कि बच्चे की पिछले नीचे गड़ा बना लेती है, तो ये वो सारे ख़तरे वाले अलामात हैं जो किसी भी वक्त डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, बाज़-औक़ात बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ, उनका चेहरा नीला पड़ना शुरू हो जाता है। बाज़-औक़ात सो नहीं पाते, सोए हुए बच्चे बार बार खांसी से और सांस के फूलने से उठना शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो ये सब बच्चे आप क्योंकि इन बच्चों को डेली बेसिस पे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह आपके अंडर ट्रीटमेंट जो हैं वो बेहतर भी हो रहे हैं। तो ये जो इस किस्म की मेडिसिन जो बच्चे ले रहते हैं इन जगहों से, जैसे आप बताएं जादू की गोली, पाउडर
वाला सिरप और सबसे पहले दिन आपको शुरू करा दिया जाए, लेकिन एज अ कम्युनिटी इन एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल से और एज अ पेशेंट वो स्टेरॉइड के गलत इस्तेमाल से पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। आपके पास ऐसे ख़राब हुए पेशेंट्स किस तरह पहुँचते हैं? बहुत सारे आते हैं। आज आपको हमने निमोनिया का जिक्र किया, लेकिन हम अगर इस तरफ आए कि निमोनिया को कौन कराता है, कौन सी जरासीम है, सो सबसे कॉमन इस सीज़न में और इस टाइम पाकिस्तान में वायरल निमोनिया सबसे कॉमन है। और वायरल निमोनिया का इलाज न स्टीराइड है और वायरल निमोनिया का इलाज कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। वायरल नमूनिया खुद बहुत ठीक होते हैं, या आप जो मैंने ख़तरे के अलामात बताए, जिस तरह है बच्चे के नतने फैलते हैं, बच्चा सांस तेज़ी से लेता है, छाती से आवाज़ें आती है, गड़े बन जाते हैं, ठीक है, बच्चा फीड नहीं करता, मुसलसल उल्टी करता, कभी कभार नीला हो जाता है, तो ये सारे ख़तरे वाले अलामात हैं। और ये तब हो जाते हैं जब आप बच्चे को ट्रीट नहीं करते हो। तो सबसे कॉमन कॉजेज़ वायरल नमूनिया है, और वायरल में इस सीज़न में सबसे कॉमन RSV, इन्फ्लुएंज़ा, कोविड भी लिस्ट थोड़े से केसेस आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, ये सबसे कॉमन कॉजेज़ है। और एज अ डॉक्टर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास हर चीज़ का हल स्टीराइड ही हम करते हैं और एंटीबायोटिक करते हैं। जब एक पीडियाट्रिशियन उसको देखेगा तो उसको ये चीज़ें समझ आएगी, वो बच्चे की छाती को सुनेगा, वो बच्चे की सांस की रफ्तार को देखेगा, वो देखेगा कि आया ये क्या है, बुखार होता है नहीं होता, क्या है, मुझे कौन से टेस्ट कराना चाहिए, आगे जाना चाहिए, मुझे टाइम पे बच्चे को रेफ़र करना चाहिए, आया एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। ये वो चीज़ें हैं। आजकल वायरल कल्चर्स हो रहे हैं, इस दुनिया में बहुत आगे चल चुके हैं, तो वायरस की ट्रीटमेंट आ चुके हैं। हम RSV वायरस में रेमोविरिन देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं। तो टाइम पे उस लाइन पे मैनेज किया जाए। अगर बैक्टीरियल नमूनिया है तो बैक्टीरियल लाइन पे मैनेज किया जाए, ठीक है। अगर वायरल नमूनिया है तो वायरल टाइम पे मैनेज किया जाए। तो अगर हम इन चीज़ों को टाइम पे मैनेज करें और एक पीडियाट्रिशियन को दिखाएं और उसको पता होता है कि बच्चा कब इसको दाखिले की ज़रूरत पड़ सकती है, कब मैंने रेफ़र करना होता है, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास अक्सर उस हालत में आते हैं जब उसने तेज़ एंटीबायोटिक्स ली होती हैं और वो बैक्टीरियल नमूनिया होता ही नहीं है, मोस्टली वायरल नमूनिया होता है, उसका कोई ख़ास रोल ही नहीं होता, तो फिर हमारे पास आ जाते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में मुब्तला होते हैं। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स आपको डालने पड़ जाते हैं, यानी कि जिसमें आपको महसूस हो रहा है कि बच्चा खुद सांस नहीं ले पा रहा और आपको एक मशीन के ज़रिए अब उसको सांस देना पड़ेगा, और ताकि बच्चा जब तक ठीक ना हो उसकी मदद की जा सके, ऐसे पेशेंट्स कितने आप आजकल, जैसे जनवरी का मंथ आपका गुजरा है, कितने पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं और कितने पेशेंट्स जो हैं वो फिर हमारे साथ नहीं रहते? हाँ, इसमें ऐसा ही है कि ICU के डॉक्टर होने के नाते, ICU के इंचार्ज होने के नाते, आजकल हमारे पास इतने कॉल्स आती हैं बच्चों के लिए कि इसको डॉक्टर साहब ICU की ज़रूरत है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत से लोग नॉन अफोर्डिंग होते हैं। इसी तरह अपने हॉस्पिटल में बहुत से कॉलें आती हैं, बहुत से आती हैं कि डॉक्टर साहब इसको अकोमोडेट करें, लेकिन हर बच्चे को हम ले ही नहीं सकते। और जब वेंटिलेटर पे डाला जाता है तो इसलिए डाला जाता है कि अक्सर बच्चा टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर में होता है, और इस वजह से फिर हम उनको ट्रीट करते हैं। अगर ज़रूरत हो IV एंटीबायोटिक्स की भी, और वायरल कल्चर्स हम कराते हैं, तो वायरल मेडिसिन भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे रिकवर भी कर जाते हैं। मेरे साथ बहुत से केसेस इन्फ्लुएंजा नमूनिया, RSV नमूनिया, छोटे बच्चे, अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट था, मैं एक स्टोरी बता दूंगा। 3 मंथ्स ओल्ड था, 5 kg वेट था, उसको इसी तरह जहलम गुजरात से मिस हैंडल किया गया, मेरे पास आया, मैंने उसका वायरल कल्चर कराया। उसको बेसिकली RSV नमूनिया था और उसको IV सेफ्ट्रोक्सोन और ये सब चीज़ें दी गई थी। बच्चे ने कोई इंजेक्शन लगे लेकिन कोई नहीं, वो वेंटिलेटर पर रहा 5 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल एंटीबायोटिक्स है जो मुझे प्रोफाइलेक्टिकली देना पड़ा वेंटिलेटर पे होने के नाते, या उसकी ज़रूरत थी, या सुपरेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और मैंने उसको रिबोवरिन से ट्रीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बेहतर हो गया। 3 मंथ्स का था और 5 kg था। तो बहुत से ऐसी स्टोरियास हैं जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाते हैं। तो आजकल दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमें अपने कल्चर, स्पेशल टेस्ट और इन सब चीज़ों पे भरोसा रखना चाहिए और बच्चों को टाइम पे रेफ़र करके और टाइम पे इंटरवीन करना चाहिए। बिल्कुल। जब पेशेंट्स आपसे इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं, बेशक वो घर में मेडिसिन लेने से ठीक हों या दाखिले के बाद या इवन ICU में दाखिले के बाद भी माशाल्लाह वापस जा चुके हैं, तो उनको किस तरह से घर में आप क्या पेरेंट्स को रिकमेंडेशन देते हैं जब आप उनको डिस्चार्ज करते हैं कि आप अगला जो रिकवरी पीरियड है इसमें क्या इनको भाप दें या किस किस्म का गर्म रखें, क्या चीज़ें आप कहेंगे? सबसे पहले जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इस पे बड़ी बहस होती है कि बच्चों को कितने कपड़े पहनाएं। अक्सर मुझसे पेरेंट्स सवाल करते हैं कि क्या करे क्या ना करे। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है जब मौसम के मुताबिक, जब एक एडल्ट बंदा, एक बड़ा बंदा
जितनी चीज़ें पहनता है बच्चों को उससे एक चीज़ ज़्यादा पहनानी One चाहिए, layer एक extra. लेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर एक आम बंदा सिर्फ एक स्वेटर पहनाता है और कपड़े पहनता है तो बच्चे को दूसरा स्वेटर पहनाना चाहिए। तो ये एक गर्म रखने हो गया। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और लेट आवर्स में बच्चों को बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी तरह शॉपिंग सेंटरों में मुख्तलिफ उसमें छोटे बच्चों को अक्सर मैं माओ को देखता हूँ करके रो रहे होते हैं, मुंह में फीडर दिया होता है और लेके जा रहे होते हैं, और क्या होता है हुजूम की जगह होती है, कोई कांस रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है और उसी जगह से वो वायरस वगैरह ले लेते हैं। तो हमें हुजूम की जगह में बच्चों को बिला ज़रूरत नहीं जाना चाहिए, बच्चों को वैक्सीनेट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बच्चे की जब डॉक्टर ने एडवाइस किया हो कि छाती का मसला है तो उसको प्रॉपर नेबुलाइजेशन मिलनी चाहिए। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो हम इसमें स्टीम और ह्यूमिडिफायर रिकमेंड करते हैं और सिंपल सा मेडिकेशंस, क्योंकि वायरल नमूने अक्सर खुद ही ठीक हो जाते हैं और वायरस ने अपना इंक्यूबेशन पीरियड टाइम करना होता है। और हाइजीन केयर, जिस तरह मैंने कहा, बच्चों को जब भी हैंडल करते हैं साफ हाथों से हैंडल करें और उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करें। यही एक सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि हम बच्चों में इंटरवीन करके टाइम पर उनको बचा सकते हैं। जो स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं बिल्कुल छोटे, 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स और बिल्कुल अर्ली एज में उनको भेज दिया जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छुट्टियाँ भी ये विंटर वेकेशंस और इस तरह से बीच में दे दी जाती हैं, लेकिन फिर भी टाइमिंग्स भी बाज़ एडजस्ट किए जाते हैं कि बहुत सुबह उनको ना भेजा जाए। लेकिन फिर भी बच्चे जा रहे होते हैं, एक रूम में बैठ रहे होते हैं जहाँ पे वो सारे बच्चे इकट्ठे हैं और ये जितने भी एरोसोल रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं ये सब चीज़ें फिर प्रेवलेंट होती हैं। तो छोटे बच्चों को आप उनके पेरेंट्स को क्या क्या रिकमेंडेशंस देते हैं कि मास्क जो बच्चे पहन सकते हैं वो पहने या सैनिटाइजर्स उनको दें या किस तरह से डेली बेसिस पर उनको इवेल्युएट करें? बिल्कुल, जिस तरह आपने की सबसे पहले बात इसमें ये याद होनी चाहिए कि कोई बच्चा अगर बीमार हो उसको फोर्सफुली स्कूल को नहीं आना चाहिए। कोई बच्चा अगर ज़्यादा कांसता हो तो उसको छुट्टी देनी चाहिए मेडिकल रिकमेंडेशन टीचर्स को भी देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करें और भेज दें। बिल्कुल, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें। ज़्यादा क्लासेस ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं एक एक क्लास में 100 बच्चे बिठाए होते हैं, ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे आम बात जिस तरह मैंने बताया, हैंड हाइजीन, हाथों की धुलाई सफाई होनी चाहिए। बच्चे हैंड वॉश को हमेशा प्रेफरेंस दे और हैंड वॉश बच्चों को सिखाना भी चाहिए। मास्क का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली जो बच्चा कांसता हो। कहते हैं ना कि जो बच्चा मास्क इस्तेमाल करता हो और 95% दूसरों को स्प्रेड नहीं करवाने देता और दूसरा बच्चा भी मास्क पहनता हो तो खुद भी इन्फेक्शन गेन नहीं करता। तो मास्क पहनना हमारे यहाँ एक बहुत कम रिवाज है, इस रिवाज को अपनाना चाहिए। इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करें, बीच में मास्क लेके। और सबसे बड़ी बात, हेल्थी डाइट। अपने बच्चों को घर की चीज़ें दें, ठीक है। ये फास्ट फूड्स और इधर उधर की अनहेल्थी डाइट से होना चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चे की इम्यूनिटी प्रॉपर हो तो किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकता है, जरासीम का। आजकल हम देखते हैं हमारे बच्चों के हेल्थ बड़े मसले हैं, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ कंसिडर किया जाता है कि जो बच्चा मोटा हो के हेल्थी है, नहीं, वो सबसे बड़ा वो है, उसका डाइट अच्छा नहीं है, वो हेल्थी नहीं है, वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं है, और या जो बहुत दुबला पतला हो, नहीं, एक नॉर्मल हाइट और एक नॉर्मल वेट होनी चाहिए। हमने देखा है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मेल नरिश्ड हैं, यानी कि जिस उम्र पे उनका जो कद या जो वज़न होना चाहिए उससे वो काफ़ी पीछे रह रहे होते हैं। ऐसे बच्चों में भी बीमारी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा मज़ीद ऐसे कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि किसी को पहले से दमा है या एलर्जिक एस्थमा है, तो वो कौन कौन से बच्चे हैं जिनको इस मौसम में पहले ही वालिदैन वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ, जिनका ज़्यादा ख्याल रखें, जिनको बग़ैर किसी बीमारी की कभी भाप भी दे दें, जिनको गर्म कोई कहवा वगैरह अक्सर पिलाएं। तो ये कौन से या इस किस्म की जो है अपनी प्रिवेंशंस, कौन से बच्चे हैं ज़्यादा जिनको चांस होने का? बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जिनमें माल नरिशमेंट एक बहुत बड़ा डिलेमा है, स्पेशली जो लोअर कम्युनिटी है, गरीब कम्युनिटी है। हमारी वैसे भी आधी से ज़्यादा आबादी जो है और लोअर मिडिल क्लास और गरीब आबादी है, उसमें माल न्यूट्रिशन बड़ा मसला है और वो एक रिस्क फैक्टर है इन सब डिजीज़ के लिए। और स्पेशली अगर वो बच्चा ये वायरसेस और बैक्टीरिया कैच करे तो उस पर डिजीज़ से उसको मुकाबला करना, बीमारी से मुकाबला करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है और इसलिए वो बच्चे बड़े रिस्क पे होते हैं। दूसरा जो आपने बात की, स्पेशली उन फैमिलीज़ में जिनमें एलर्जीज़ की हिस्ट्री होती है और अक्सर इस सीज़न में दमे के अटैकों के साथ आते हैं, और कहते हैं कि जिन बच्चे में फैमिली की हिस्ट्री हो उनमें 3 टाइम्स मोर रिस्क होता है नमूनिया का और एलर्जीज़ का और वायरल नमूनियाज और इन चीज़ों का। तो उनको आम तौर पे तो उनको ज़्यादा अपना जो प्रॉपर उनका स्केड्यूल होता है, चाहे वो नेबुलाइज़र हो, चाहे वो इनहेलर इस्तेमाल करते हो, तो इस वक्त अपने मेडिकेशंस प्रॉपर लेनी चाहिए और उनको तो बिल्कुल जिस तरह हमने कहा ओवर क्राउडिंग, बाहर घूमना फिरना, ये चीज़ों से अवॉइड होना चाहिए।
तो और बाकी आपने बात की शॉर्ट स्टेचर और इन चीज़ों की, तो आपको पता होना, हम सबको पता है एज ए डॉक्टर कि 40 to 47% हमारी जो पॉपुलेशन है वो शॉर्ट स्टेचर है। वो मेट पेरेंटल हाइट हम उसको कहते हैं कि जो माँ और बाप की जो एवरेज हाइट होती है वो बच्चे को अचीव करनी चाहिए, बच्चा वो भी अचीव नहीं करते हमारे आधी आबादी। और क्यों? उसमें सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि हमारे जो ग़िज़ा है, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि हमारे ग़िज़ा प्रॉपर नहीं है, कोई चिकन बैलेंस नहीं है, फूड फोर्टिफाइड नहीं है, सारे जंक फूड्स हैं, और उसी वजह से हमारे बच्चे अपने हाइट नहीं करते, माल नरिश रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है हमारे लिए। आपके पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं और उनके साथ जो उनके पेरेंट्स हैं वो पहले से गूगल पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो पढ़ के, या क्योंकि डेफिनेटली पूरी चीज़ तो उनको शायद उस तरह से समझ भी नहीं आ रही होती, उनके नॉन मेडिकल हों, या फिर कुछ मिसगाइड भी हो जाते हैं नेट पे कुछ चीज़ें ढूंढते हुए। तो इस चीज़ की वजह से इनके इलाज में कोई पहले से कुछ बदतरतीबी या कुछ पहले से कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको फिर अल्टीमेटली फेस करने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसको हम गूगल डॉक्टर्स कहते हैं, और ये अक्सर अपने बच्चों को ख़राब कर देते हैं। कहते हैं इग्नोरेंस इज़ ब्लेसिंग, जितना इंसान कम जानता है वो अच्छा भी होता है कभी कभार। अक्सर मेरे पास वालिदैन आते हैं, सिंपल सोर थ्रोट होता है, फ्लू होता है, वायरल होता है या एलर्जिक होता है, और उन्होंने अपने बच्चों को तेज़ एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड्स, जिसको हम एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, और पता ही कुछ लोग तो आईवीपी भी चले जाते हैं, ये दे रहे होते हैं कि हमारे बच्चा ठीक नहीं हो रहा। और दरमियान में या इनकी फैमिली हिस्ट्री होती है एलर्जीज़ की, जो सिंपल जस्ट प्रिवेंटिव मेजर से और जस्ट कोई एंटी एलर्जिक से ठीक होते हैं, या जस्ट वायरल फ्लू होता है जो खुद ही टाइम पूरा करके ठीक हो जाता है। तो जो लोग सिर्फ गूगल पे करके और इन चीज़ों पे करते हैं वो अक्सर अपने बच्चों को ख़राब करते हैं। मैं तो हमेशा कहूँगा, जिस तरह हर एक इंसान, हर एक बंदा अपनी चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है, जब भी आपका बच्चा बीमार हो तो करीबी कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो बच्चों का, उसको दिखाए, और बजाय कि उस पर तजुर्बे करके ख़राब करके फिर डॉक्टर के पास ले जाए तो बेहतर है टाइम पे लेके जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक, इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग सेशन, और काफ़ी सारी जो हैं छोटी निटी ग्रिटी डिटेल्स को आपने टच किया ताकि लोग बेहतर समझ जाएं। तो बस एंड तो इसी नोट के साथ करेंगे कि आप अगर बच्चा कुछ भी महसूस कर रहा है, एक बीमारी की कुछ लेवल को अचीव कर रहा है, उसके ऐसे साइंस आ रहे हैं जैसे डॉक्टर साहब ने डिस्क्राइब किए हैं, तो आप उनको घर पे ना रखें। बेहतर यह है कि आप किसी प्रॉपर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और बच्चे का मुआयना करवाएं और बेहतरीन एडवाइस लें। आपकी कोई भी अगर क्वेरीज़ हैं या कुछ मज़ीद आप हमसे सुनना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। थैंक यू।